तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। पार्ट टू, कणों के निकाय का रेखीय संवेग। आपको याद होगा कि रेखीय संवेग की परिभाषा करने वाला व्यंजक P इक्वल टू एम वी। यहाँ पर ये डायरेक्ट का मतलब है वेक्टर P इक्वल टू एम वेक्टर वी। और एकल कण के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को हम सांकेतिक परिभाषा में लिख सकते हैं F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जहाँ F कण पर आरोपित बल या I एवं N कणों के एक निकाय पर विचार करें जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 डॉट 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 mn है और वेग क्रमशः v1 v2 डॉट 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 vn है। कण परस्पर अन्योन्य क्रियारत हो सकते हैं और उन पर वायु बल भी लगे हो सकते हैं। पहले कण का रेखीय संवेग m1 v1, दूसरे कण का रेखीय संवेग m2 v2 और इसी प्रकार अन्य कणों के रेखीय संवेग भी हैं। n कणों के इस निकाय को कुल रेखीय संवेग एकल कणों के रेखीय संवेग के सदिश योग के बराबर है। मतलब वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर p1 वेक्टर p2 प्लस डॉट 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 वेक्टर pn इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर vn। इस समीकरण की समीकरण 6.8 से तुलना करने पर p इक्वल टू कैपिटल M वेक्टर v। अतः कणों के एक निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। समीकरण 6.15 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब हम इसके समय के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करेंगे। dp अपॉन डी टी इजल टू एम डी वी अपॉन डी टी इजल टू एम ए मतलब त्वरण, v अपॉन टी, डी वी अपॉन डी टी इजल टू ए होता है एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। समीकरण 6.6 एवं समीकरण 6.11 की तुलना करने पर dp अपॉन डी टी इजल टू एफ एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल डी पी अपॉन डी टी, तो एफ एक्सटर्नल इजल टू एम वेक्टर ए, ये हो जाएगा। अगर दोनों को हम 6.16 और 6.17 को तुलना कर देंगे तो आंसर है एफ एक्सटर्नल इजल टू वेक्टर एफ एक्सटर्नल इजल टू एम वेक्टर ए। ये गति के न्यूटन के द्वितीय नियम का कथन है जो कणों के निकाय के लिए लागू किया जाता है। यदि कणों के किसी निकाय पर लगे वायु बलों का योग शून्य हो तो समीकरण 6.17 के आधार पर dp अपॉन dt इक्वल टू 0 या p अचरांक। अतः जब कणों के किसी निकाय पर लगे वायु बलों का योग शून्य होता है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग अचर रहता है। ये कणों के एक निकाय के लिए लागू होने वाला रेखीय संवेग का संरक्षण नियम है। समीकरण 6.15 के कारण इसका अर्थ ये भी होता है कि जब निकाय पर लगने वाला कुल वायु बल शून्य होता है, मतलब नेट टोटल जो उसका एक्सटर्नल फोर्स है इज अप्लाइड 0, तो उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग परिवर्तित नहीं होता। जो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो परिवर्तित नहीं होगा। इस अध्याय में कणों के निकाय का अध्ययन करते समय हम हमेशा ये मानकर चलेंगे कि निकाय का कुल द्रव्यमान अचर रहता है। ध्यान दें कि आंतरिक बलों के कारण यानी उन बलों के कारण जो एक कण दूसरे पर आरोपित करते हैं, आपस में जो बल आरोपित करते हैं, किसी विशिष्ट कण का गमन पथ काफी जटिल हो सकता है। किसी विशिष्ट मतलब किसी विशेष कण का, फिर भी यदि निकाय पर लगने वाला कुल वायु बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र अचर वेग से ही चलता है, अचर वेग से ही चलेगा, अर्थात मुक्त कण की तरह समगति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। सदिश समीकरण जिन अदिश समीकरणों के तुल्य हैं वे हैं पी एक्स इज इक्वल टू सी वन, पी वाई इज इक्वल टू सी टू तथा पी जेड इज इक्वल टू सी थ्री। यहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड कुल रेखीय संवेग सदिश पी की क्रमशः एक्स वाई एवं जेड दिशा में अवयव है, मतलब कंपोनेंट है एक्स वाई जेड उससे। और C1 C2 C3 अचरांक है, अचर हैं। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने चित्र दे रखा है, ए जो दे रखा है वो एक भारी नाभिक रेडियम का अपेक्षाकृत हल्के नाभिक रेडियम पर अलग अल्फा कण हीलियम परमाणु नाभिक का में विखंडित होता है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र समगति में है। अब इसमें बता रहा है रेडियम है 2, हीलियम और रदरफोर्डियम क्या नाम है, नाभिक रेडान है नाम। और दूसरा जो बी इन्होंने दे रखा है वो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिर अवस्था में उसी भारी कण रेडियम का विखंडन। दोनों उत्पन्न हुए कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है। हीलियम अलग और जो आर है रदरफोर्डियम और आर एन रेडान वो अलग दिशा में, मतलब उसकी दिशा ऊपर प्लस एक्स पे है, इनकी नीचे माइनस एक्स पे। ठीक है, एक उदाहरण के रूप में आइए रेडियम के नाभिक जैसे किसी गतिमान अस्थायी नाभिक के रेडियो एक्टिव 6 यानी रेडियो
जो रिएक्शन होती है उस पर विचार करें। रेडियम का नाभिक एक रेडन के नाभिक और एक अल्फा कण में विखंडित होता है। 6 कारक बल निकाय के आंतरिक बल है और उस पर प्रभावी वायु बल नगण्य है, मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। अर्थात निकाय का कुल रेखीय संवेग 6 से पहले और 6 के बाद समान रहता है। कुल रेखीय संवेग उसके 6 से पहले जो उसका रिडक्शन हुआ 6 मतलब कि क्या और 6 के बाद समान रहता है। विखंडन में उत्पन्न हुए दोनों कण रेडान का नाभिक एवं अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार चलते हैं कि उनके द्रव्यमान केंद्र का गमन पथ वही बना रहता है जिस पर छेद होने से पहले मूल रेडियम नाभिक गतिमान था। यदि हम एक ऐसे संदर्भ फ्रेम से इस 6 प्रक्रिया को देखें जिसमें द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो तो इसमें शामिल कणों की गति विशेषकर सरल दिखाई पड़ती है। उत्पन्न हुए दोनों कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में इस प्रकार गतिमान होते हैं उनका द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहे, जैसा चित्र 6.13b में दर्शाया गया, जैसे उसमें दिखाया था, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। अब आ जाते हैं हम ऊपर, कहाँ है ए और बी, जैसा कि इसमें हम दिखा रहे हैं चित्र 16.4 में। बाइनरी निकाय बनाते दो नक्षत्रों S1 और S2 के गमन पथ हैं ये, जो क्रमशः बिंदु रेखा एवं सतत रेखा द्वारा दर्शाए गए। बिंदु रेखा है और दूसरा सतत रेखा है। S1 जो है वो बिंदु रेखा है और S2 जो है सतत रेखा है। मतलब सतत रेखा मतलब है डॉटेड लाइन, जो बिंदु रेखा उसका मतलब है डॉटेड लाइन, सतत रेखा मतलब प्लेन लाइन है जो डायरेक्ट इसमें दिखाई दे रही है। उसी बाइनरी निकाय की गति जब द्रव्यमान केंद्र C स्थिर है तब इसकी गति ऐसी है। S1 इधर की ओर जा रहा है, S2 इधर की ओर जा रहा है, तो जो टोटल इसका जो जीरो हो जाएगा। क्यों? एक दिशा इसकी माइनस सेम मैग्नीट्यूड है, दिशा विपरीत है, तो जो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे सीधी बात। और जो उसका जो मेन केंद्र C जिसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, वो बीच में ऐसे ही स्थिर रहेगा, जैसा अचर वेग से गति करेगा, जैसा कि इसमें हमने पहले बताया। कणों के निकाय संबंधी बहुत सी समस्याओं, जैसा ऊपर बताया कि रेडियो टिप 6 संबंधित समस्याओं में दर्शाया गया है। प्रयोगशाला में संदर्भ फ्रेम की अपेक्षा द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम में कार्य करना आसान होता है। खगोलकी में युग्मित बाइनरी नक्षत्रों को पाया जाना एक आम बात है। इट्स जनरली, यदि कोई वायु बल ना लगा हो तो किसी युग्मित नक्षत्र का द्रव्यमान के अंदर एक मुक्त कण की तरह चलता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड, तो वो मुक्त कण के लगता है, जैसे कि कोई कण मुक्त हो उसकी तरह, जैसा चित्र 6.14a में दर्शाया गया, जैसे कि इसने दर्शाया है मुक्त में। चित्र में समान द्रव्यमान वाले दोनों नक्षत्रों के गमन पथ भी दर्शाए गए हैं। ये काफी जटिल दिखाई पड़ते हैं। यदि हम द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम से देखें तो हम पाते हैं कि ये दोनों नक्षत्र द्रव्यमान केंद्र के परितः एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, जबकि द्रव्यमान केंद्र स्थिर है, जबकि जो द्रव्यमान केंद्र है वो स्थिर है वहीं पर। ध्यान दें कि दोनों नक्षत्रों को वृत्ताकार पथ के व्यास के विपरीत सिरों पर बने रहना। इस प्रकार नक्षत्रों का गमन पथ दो गतियों के संयोजन से निर्मित होता है। पहला द्रव्यमान केंद्र की सरल रेखा में समान गति, दूसरा द्रव्यमान केंद्र के परितः नक्षत्रों की वृत्ताकार कक्षाएं। दो गतियों के संयोजन से निर्मित। पहला द्रव्यमान केंद्र की सरल रेखा में समान गति, सरल रेखा में गति कर रहा है। दूसरा द्रव्यमान केंद्र के परितः नक्षत्रों की वृत्ताकार कक्षाएं। पहले आपने वो जो सीधी रेखा है उसमें गति कर रहा है, और जो वृत्ताकार कक्षा है, जो सर्कुलर मोशन जिसे कहते हैं, वृत्ताकार कक्षा उनमें गति कर रहा है। उनके परितः द्रव्यमान केंद्र के जो परितः मतलब उसके रेस्पेक्टिव में। उपरोक्त दो उदाहरणों से दृष्टव्य है कि निकाय के एकल कणों की गति को द्रव्यमान केंद्र की गति और द्रव्यमान केंद्र के परितः उसके रेस्पेक्टिव में गति के अलग करके देखना एक अत्यंत उपयोगी तकनीक है, जिसके निकाय की गति को समझने में सहायता मिलती है। यही तक इन्होंने बताया। अब आया दो सदिशों का सदिश गुणनफल। हम सदिशों एवं भौतिकी में उनके उपयोग के विषय में पहले ही जानते हैं। अध्याय 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति में हमने दो सदिशों के अदिश गुणों की परिभाषा की थी। एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि कार्य दो सदिश राशियां बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल द्वारा परिभाषित की जाती है। अब हम दो सदिशों का एक अन्य प्रकार का गुणन परिभाषित करेंगे। ये सदिश गुणन है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। घूर्णी गति संबंधित दो महत्वपूर्ण राशियां बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग सदिश गुणन के रूप में परिभाषित की जाती है। सदिश गुणन की परिभाषा, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल एक ऐसा सदिश वेक्टर सी है जिसका परिमाण c = ab sin थीटा, जहां a और b क्रमशः a और b के परिमाण है, वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण है, और थीटा दो सदिशों के बीच का कोण है।
ओके। सी उस तल के अभिलंबवत है जिस पर ए व बी अवस्थित हैं। यदि हम एक दक्षिणावर्त पेच लें और उसको इस प्रकार रखेंगे, उसका शीर्ष ए एवं बी के तल में हो और लंबाई उस तल के अभिलंबवत हो, मतलब 90 डिग्री, अभिलंबवत कह रहे हैं, लंबवत नहीं। और फिर शीर्ष को ए से बी की ओर घुमाएं तो पेंच की नोक सी की दिशा में आगे बढ़ेगी। दक्षिणावर्त पेज का नियम चित्र 6.15 ए में दर्शाया गया है। जैसा कि दक्षिणावर्त पेज का नियम है, अभी आगे आप पढ़ेंगे उसमें। यदि आप सदिशों ए एवं बी के तल के अभिलंबित रेखा की परिता अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ें कि उनके सिरे ए से बी की ओर इंगित करें, तब इस हाथ का फैला हुआ अंगूठा सी की दिशा बताएगा, जैसा चित्र 6.15 बी में दर्शाया गया, जैसा ये दिखाया है। अंगूठा लें और इसको इस प्रकार मोड़ें तो वो सी की दिशा को बताएगा। ए और बी, वो ए और बी और ए के बीच में थीटा कोण है, करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे अब पढ़ते हैं। दाहिने हाथ के नियम को सरल रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की हथेली को ए से बी की ओर संकेत करते हुए खोलो और संकेत करते हुए आपको फैले हुए अंगूठे का सिरा सी की दिशा बताएगा। याद रखना चाहिए कि ए और बीच का दो कोण बनाते हैं, ए और बी के बीच दो कोण बनाते हैं। चित्र 16.15 ए एवं बी में इनमें से कोण थीटा दर्शाया गया है। स्पष्टता दूसरा 360 डिग्री माइनस थीटा है। उपरोक्त नियम में से कोई भी नियम लगाते समय ए व बी का बीच का छोटा कोण 180 डिग्री से छोटा लेकर नियम लगाना चाहिए। यहाँ ये थीटा है। क्योंकि सदस्य गुणन में गुणा व्यक्त करने के लिए क्रॉस चिन्ह का उपयोग किया था, इसलिए इस गुणन को क्रॉस गुणन में क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ध्यान दें कि दो सदस्यों का आदर्श गुणनखंड क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जैसा पहले बताया गया। वेक्टर ए बी वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए, परंतु सदस्य गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता बिल्कुल। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी एवं वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ए के परिमाण समान ए बी साइन थीटा हैं और ये दोनों उसी तल के अभिलंब जिसमें ए व बी के विद्यमान है। लेकिन वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के लिए दक्षिणावर्त पेंच को ए से बी की ओर घुमाना होता है, जबकि बी वेक्टर बी और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के लिए बी से ए की ओर। परिणामतः ये सदिश विपरीत दिशा में होते हैं। देखा, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए। सदस्य गुणन का दूसरा रोचक गुण ये है, इसमें परिवर्तनगत व्यवहार परावर्तन के अंतर्गत, यानी दर्पण में प्रतिबिंब लेने पर हम x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई और जेड और माइनस जेड मिलते हैं। परिणाम स्वरूप सभी सदस्यों के अवयवों को चिन्ह बदल जाते हैं। इस प्रकार a माइनस ए हो जाएगा b माइनस बी। देखें कि परावर्तन में a वेक्टर a क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का क्या होता है। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अतः परिवर्तन में ए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का चिन्ह नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, ये तो आपको इसमें क्लियर हो ही गया होगा। वो दोनों पे माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस। आदेशों एवं सदस्य दोनों ही गुणन सदिश योग पर वितरणशील होते हैं। अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अतः ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी। अब हम वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को अवयवों के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सदिश गुणनफलों की जानकारी आवश्यक होगी।
अब है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, एक शून्य सदिश यानी शून्य परिमाण है वाला सदिश। स्पष्टता है ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए का परिमाण ए स्क्वायर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों साइन 0 डिग्री? क्योंकि ए इंटू ए घुमाना ही नहीं, उसको वहीं रखना है, तो साइन जीरो का मान जीरो, तो पूरा जो वो हो जाएगा वो इक्वेशन जीरो बन जाएगी, इसलिए इसे शून्य सदिश भी कहते हैं। इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप इज इक्वल टू जीरो, जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप इज इक्वल टू जीरो, के कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आई वेक्टर आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ध्यान दें कि आई कैप इंटू जे कैप का परिमाण साइन 90 डिग्री या एक है। चूंकि आई और जो दोनों वेक्टर जो कैप आई और कैप जे दोनों का परिमाण एक है, उनके बीच 90 डिग्री का कोण आता आई कैप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप का एकांक सदिश आई वेक्टर और जे वेक्टर आई कैप और जे कैप के तल के अभिलंबक दक्षिणावर्त पेज के नियमानुसार ज्ञात करें तो इनसे संबंधित ये एकांक सदिश के कैप है। इस प्रकार आप भी ये पुष्ट कर सकते हैं कि जे कैप डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के कैप इज इक्वल टू आई कैप और के कैप क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। सदिश गुणों के क्रम विनिमेयता गुण के आधार पर हम कह सकते हैं आई जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ध्यान दें कि उपरोक्त सदिश गुणन व्यंजकों में यदि आई कैप जे कैप के कैप चक्रीय क्रम में आए तो सदिश गुणन धनात्मक है, और यदि चक्रीय क्रम में नहीं आते तो सदिश गुणन ऋणात्मक है। अब ये उन्होंने दे रखा है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, तो हो जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू, वो इंटू नहीं पढ़ेंगे, इनको क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड के कैप जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। तो हम इसको कॉमन करके कर लेंगे, आई इसमें कॉमन है, आई को एक ले लेंगे, जे को के को, तो आई का पहले हम टर्म ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। उपरोक्त व्यंजक प्राप्त करने वाले सरल सदिश गुणनफलों का उपयोग किया है। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी को व्यक्त करने वाले व्यंजक को हम एक डिटरमिनेंट यानी सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, जो याद रखने में आसान है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको हम इसको सारणी के रूप में लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के अंदर ए एक्स बी एक्स, जे कैप के अंदर ए वाई बी वाई, के कैप के अंदर ए जेड बी जेड। ओके, ये जो ए एक्स वाई जेड हमने लिया है वो आई जे और के जो गति उसके संबंध में जो ए और बी हैं, जो दो सदिश राशियां, उनके कंपोनेंट हैं, मतलब उनके घटक हैं एक्स वाई जेड। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ले लेंगे इधर आके, ये तो इन्होंने वो दे रखा समीकरण, इसको हल करने को आदेश सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम आदेश और सदिश गुणनफल दोनों ज्ञात करेंगे इसके। इसमें दिखा रखा है इन्होंने ए डॉट बी करके, तो ये तो आराम से हो जाएगा। इसमें आई, अब इसकी तुलना करना है, इसमें ध्यान रखना ए एक्स वाई जेड इन्होंने तीन दे रखे हैं, आई जे के कैसे देगा, तो जो इसमें तीन कंपोनेंट दे रखे हैं आई जे और के, तो जो आई कंपोनेंट है वो 2 है, जे का इसमें 1 है और -3 है उसका जेड में, तो इन्होंने ऐसे ही इसमें कर रखा है, तुलना करने पर निकाल लिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आगे, और इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे तो
आई से पहले जे को, फिर जे से के को, ठीक है, 3 इंटू 1 फिर 2 इंटू 4 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसको फिर ऐसे और इसको ऐसे क्रॉस करके करेंगे, और जब नेट आएगा उसको करेंगे तो 7i कैप माइनस जे कैप माइनस 5 की कैप आएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान दें कि वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, तो -7i कैप प्लस जे कैप प्लस 5 की कैप आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि जो उसकी दिशा वो विपरीत हो जाएगी, माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ऐसे होगा, प्लस वाला ही माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस हो गया। तो अब कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम इसका वो रिलेशन निकालेंगे क्या है। इस अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कोणीय वेग क्या है, घूर्णी गति में इसकी क्या भूमिका है, यानी घूर्णी रोटेशन मोशन में इसकी क्या भूमिका है। और ये समझ चुके हैं कि घूर्णी गति में पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, किसी कण का रेखीय वेग उसके कोणीय वेग से संबंधित होता है। इन दो राशियों के बीच का संबंध एक सदिश गुणन से व्यक्त होता है। सदिश गुणन के विषय में हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा है। आइए चित्र 6.4 पुनः देखें। जैसा ऊपर बताया है, किसी दृढ़ पिंड की एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णी गति में पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्त में गति करता है। ये वृत्त अक्ष के लंबवत समतल में होते हैं, जिनका केंद्र अक्ष के ऊपर अवस्थित होते हैं। चित्र में हमने चित्र 6.4 को फिर से बनाया और इसमें स्थिर जेड अक्ष के परितः घूमते दृढ़ पिंड के एक विशिष्ट कण को बिंदु P पर दर्शाया। ये कण एक वृत्त बनाता है जिसका केंद्र C अक्ष पर स्थित है। वृत्त की त्रिज्या r है, बिंदु P के अक्ष की लंबवत दूरी है। चित्र में हमने P बिंदु पर कण का रेखीय वेग सदिश vb दर्शाया, जिसकी दिशा वृत्त के P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश, मतलब उसी की दिशा है। माना कि डेल्टा t समय अंतराल के बाद कण की स्थिति P' है। कोण PCP' इंटू डेल्टा टी समय में कण के कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा का माप है। डेल्टा टी समय में कण का औसत कोणीय वेग डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी है। जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटाते हुए शून्योन्मुख करते हैं, अनुपात डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी का मान एक सीमांत मान प्राप्त करता है। सीमांत मतलब उससे बहुत छोटा हुआ। जो P बिंदु पर कण का ताक्षणिक कोणीय वेग डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ताक्षणिक कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। वृत्तीय गति के अध्ययन में हम जानते हैं कि रेखीय वेग सदिश का वर्णन v एवं कोणीय वेग ओमेगा के बीच संबंध एक सरल समीकरण v = ओमेगा r द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। हमने देखा कि किसी भी दिए गए क्षण पर समीकरण v = ओमेगा r पिंड के सभी कणों पर लागू होती है। अतः स्थिर अक्ष के r i दूरी पर स्थित किसी कण का किसी क्षण पर रेखीय वेग vi होगा। vi = ओमेगा ri। यहाँ सूचकांक i का मान 1 से n तक बदलता है, 1 से n तक हो सकता है, ठीक है। जहाँ n पिन के कुल कणों की संख्या अक्ष पर कणों के लिए r = 0, इसलिए v = क्या लिख दिया इन्होंने, ओमेगा लिखना था, ओमेगा ने छापा नहीं पूरा। v = ओमेगा r = 0, v वेलोसिटी 0 हो गया था। स्थित कण रेखीय गति नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं पर त्रिज्या पे खड़ा है तो वो गति कैसे करेगा सर्कुलर मोशन। जैसे कि कोई यहाँ पे खड़ा है, वो वहीं पर खड़ा है, सर्कुलर मोशन उसको गति करनी है, वो वहीं रुक जाए, तो जो उसका कोणीय जो वेग हो वो कैसे होगा, क्योंकि जो r हो गया वो तो 0, उसने कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल ही नहीं किया, तो ये 0 हो जाएगा, तो ओमेगा r = 0, तो उसका वेग भी 0, ठीक है। अक्ष पर स्थित कण रेखीय गति नहीं करते। इससे यह पुष्ट होता है कि अक्ष स्थिर है, बिल्कुल अक्ष स्थिर है। ध्यान दें कि हमने सभी कणों का समान कोणीय वेग लिया है, समान कोणीय वेग लिया है, ओमेगा सबके लिए इक्वल है, इसलिए हम ओमेगा को पूरे पिंड का कोणीय वेग कह सकते हैं, बिल्कुल। किसी के पिंड की शुद्ध स्थानांतरण गति का लक्षण हमने ये बताया कि सभी कण किसी दिए गए क्षण पर समान वेग से चलते हैं। इसी प्रकार शुद्ध घूर्णी गति मतलब प्योर रोटेशनल मोशन के लिए हम कह सकते हैं किसी दिए गए क्षण पर पिंड के सभी कण समान कोणीय वेग से घूमते हैं। ध्यान दें कि स्थिर अक्ष के परितः घूमते हुए दृढ़पिंड घूर्णी गति का ये अभिलक्षण दूसरे शब्दों में जैसा अनुभाग 6.1 में बताया गया, पिंड का हर खंड एक वृत्ति में गति करता है और ये वृत्त अक्ष के अभिलंबत तल में स्थित होता है, जिसका केंद्र अक्ष पर होता है। हमारे अभी तक के विवेचन में ऐसा लगता है कि कोणीय वेग एक अदिश राशि है, किंतु तथ्य ये है कि एक सदिश राशि है, क्यों? क्योंकि इसकी दिशा है। हम उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे मैथमेटिक्स, अब इसमें हम इसको संदर्भ के रूप में देख रहे हैं, तो उसके अंदर दिशा है, इसलिए ये सदिश राशि हुई।
हम इस तथ्य की समर्थन या पुष्टि के लिए कोई तर्क नहीं देंगे, बस ये मान कर चलेंगे एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन में कोणीय वेग सदिश घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है और इस दिशा में संकेत करता है। मतलब ये आगे तर्क नहीं देंगे, मतलब ना उसकी पुष्टि करेंगे, उन्हें मान कर चलेंगे, जिसमें एक दक्षिणावर्त पेच आगे बढ़ेगा जब उसका शीर्ष को पिंड के घूर्णन की दिशा में घुमाया जाएगा। देखिए चित्र 6.17 इस सदिश का परिमाण ओमेगा इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, जैसा ऊपर बताया गया है। ठीक है, ये रहा पहला है ओमेगा, कोणीय वेग इसका, इसको हमने घुमाया इधर, और दूसरा इन्होंने ये चित्र दे रखा है। ठीक है, आइए हम सदिश गुणनफल ओमेगा इंटू आर को ठीक से समझें और जाने कि ये क्या व्यक्त करता है। चित्र 6.17 बी को देखें, ये रहा कोणीय वेग सदिश ओमेगा की दिशा स्थिर अक्ष घूर्णन अक्ष के अनुदिश है, जैसे इसमें बता रहे हैं, सी है, ओमेगा अक्ष के अनुदिश है। ओके, पी बिंदु पर स्थित कण का रेखीय वेग v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, बिल्कुल ओमेगा इंटू आर इसका जो वेग है। ठीक है, मान लिया, दोनों के लंबवत है, दोनों के लंबवत है, और कण जिस वृत्त पर चलता है उसके ऊपर खींची स्पर्श रेखा अनुदिश है। कण जिस पर चलता है उस पर, हाँ बिल्कुल, कण डॉटेड लाइन से इन्होंने मार्क कर रखा है क्या अनुदिश है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या बता रहे, क्यों देखें तो वैसे तो चित्र 6.16 का ही भाग है। यहाँ इसे कण P का पद दर्शाने के लिए दोबारा बनाया गया। चित्र में स्थिर Z के अक्ष के अनुदिश ओमेगा और मूल बिंदु 0 के O के सापेक्ष दृढ़ पिंड के बिंदु P की स्थिति सदिश स्मॉल r इक्वल टू OP दर्शाया गया है। ध्यान दें कि मूल बिंदु को घूर्णन अक्ष के ऊपर ही रखा गया है। अब ओमेगा r इक्वल टू ओमेगा, OP इक्वल टू ओमेगा OC प्लस CP, लेकिन ओमेगा इंटू ओ सी इक्वल टू 0, क्योंकि वह अनुदिश है ओमेगा इंटू ओ सी के क्योंकि ये इनके अनुदिश है, तो ओमेगा इक्वल टू ओ सी है। अतः ओमेगा इंटू आर इक्वल टू ओमेगा इंटू सी पी सदिश ओमेगा इक्वल ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट सी पी ओमेगा के लंबवत, यानी जेड अक्ष पर भी तथा कण पी द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या सी पी पर भी। अतः ये वृत्त के पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश, मतलब उसी दिशा में गति कर रहा है। ओमेगा इंटू सी पी का परिमाण ओमेगा सी पी है, मतलब वेक्टर ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट सी पी का परिमाण जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ओमेगा सी पी है, क्योंकि वेक्टर ओमेगा एवं वेक्टर सी पी एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत, मतलब थीटा जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, हमें सी पी को आर परपेंडिकुलर से प्रदर्शित करना चाहिए। सी पी वेक्टर सी पी को आर परपेंडिकुलर, मतलब स्थिति सदिश वेक्टर आर परपेंडिकुलर से प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि इसकी ओ पी इक्वल टू आर के परिमाण में संभ्रम की स्थिति से बचा जा सके। ओ पी इक्वल टू आर के परिमाण में संभ्रम की स्थिति से बचा जा सके। ओके, अतः ओमेगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर एक ऐसा स्थिति जिसका परिमाण ओमेगा आर परपेंडिकुलर है, ओमेगा आर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। जो उसके नीचे आप देखेंगे तो जो एक नीचे रेखा है उसके ऊपर एक रेखा है, तो ये दर्शाता परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। इसकी दिशा कण P द्वारा बनाए गए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। यही बिंदु P पर रेखीय वेग सदिश का परिमाण और दिशा भी है। अतः वेक्टर V इक्वल टू ओमेगा डॉट वेक्टर R, इन्होंने ना इसमें क्रॉस लगाया, ये शायद मिस प्रिंटिंग हुआ है इसमें। अब इन्होंने इसमें क्या कहा कि खींची गई स्पर्श रेखा, यही बिंदु P पर रेखीय वेग सदिश का परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड और दिशा है। ठीक है, दिशा भी है। वास्तव में समीकरण 6.20 उन दृढ़ पिंडों को घूर्णन गति पर भी लागू होती है जो एक बिंदु के परितः घूमते हैं, एक बिंदु के परितः घूमते हैं, जैसे लट्टू का घूमना, चित्र 6.6 जो पहले हमने देखा था। इस तरह के मामलों लिखा, इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें स्मॉल आर कण का स्थिति सदिश प्रदर्शित करता है जो स्थिर बिंदु को मूल बिंदु लेकर मापा गया हो। ध्यान दें कि जब कोई वस्तु का एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करती है तो समय के साथ सदिश ओमेगा
वेक्टर ओमेगा की दिशा नहीं बदलती, जो वेक्टर ओमेगा उसकी दिशा नहीं बदलती। अब इन्होंने क्या कि जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करती है, एक स्थिर अक्ष है उसकी, पंखा जैसे ले लो, एक स्थिर अक्ष पे घूम कर, तो उसकी जो ओमेगा है, सदिश ओमेगा, सदिश लिख तो दिया, वेक्टर ओमेगा की दिशा नहीं बदलती, जो उसकी दिशा है वो नहीं बदलेगी, अपने रोटेशन में जो उस पर घूमता रहेगा, अपने अक्ष के परितः वो घूमता रहेगा। हाँ, इसी का परिमाण क्षण क्षण पर बदलता है। अधिक व्यापक घूर्णन के मामलों में ओमेगा के परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रह सकते हैं। हाँ, इसका परिमाण क्षण क्षण पर बदलता रहता है। अधिक व्यापक घूर्णन के मामलों में ओमेगा के परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रह सकते हैं। ओके, ठीक है, ओमेगा की दिशा नहीं बदलती। अब इन्होंने लिखा हाँ, इसका परिमाण क्षण क्षण पर बदलता रहता है। अब इन्होंने एक केस दिया बदलता रहता है, जबकि इन्होंने बोला स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करती है, परंतु उसमें लिखा इसका परिमाण क्षण क्षण पर बदलता रहता है। अधिक व्यापक घूर्णन के मामलों में, अधिक व्यापक जो घूर्णन होते हैं, जैसे कैसे बताऊं, ग्रहों का घूमना, जो सूर्य के जिसमें है सोलर सिस्टम, उसमें अधिक व्यापक घूर्णन के मामलों में ओमेगा के परिमाण और दिशा के दोनों समय के साथ बदलते रह सकते हैं, बिल्कुल बदलते रह सकते हैं। अब है कोणीय त्वरण। आपने ध्यान दिया होगा कि हमें घूर्णी गति संबंधी अध्ययन को भी उसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरह हमने स्थानांतरण गति संबंधी अध्ययन को आगे बढ़ाया था, जिसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं। स्थानांतरण गति की गति चर राशियों तथा रेखीय विस्थापन डेल्टा आर और रेखीय वेग वेक्टर वी की सदृश ही घूर्णी गति में कोणीय विस्थापन थीटा और कोणीय वेग ओमेगा की अवधारणाएं हैं। तब ये स्वाभाविक ही है कि जैसे हमने स्थानांतरित गति में रेखीय त्वरण को वेग परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया, वैसे ही घूर्णी गति के कोणीय त्वरण को भी परिभाषित करें। अतः कोणीय त्वरण अल्फा की परिभाषा समय के सापेक्ष कोणीय वेग परिवर्तन की दर के रूप में कर सकते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। यदि घूर्णन अक्ष स्थिर है, या इसको हमें क्या पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। यदि घूर्णन अक्ष स्थिर है तो वेक्टर ओमेगा की दिशा और इसलिए वेक्टर अल्फा की दिशा भी स्थिर होगी। इस स्थिति में तो सदिश समीकरण अदिश समीकरण में बदल जाती है और हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। घूर्णन अक्ष यदि स्थिर है तो जो उसकी एक्सियल है, मतलब रोटेशन तो एक्सिस है, वो अगर एक जगह पर स्थिर है तो ओमेगा की दिशा भी स्थिर होगी और इसलिए अल्फा की दिशा भी स्थिर हो जाएगी। इसलिए ये जो सदिश समीकरण है वो अदिश समीकरण में रूपांतरित हो जाएगा। यदि अक्ष स्थिर ना हुई तो फिर ऊपर वाला समीकरण लगा, ठीक है। अब है 6.7, इसको जो अल्फा है इसको कोणीय त्वरण कहते हैं, ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, इसको करते हैं कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। अब हम टाउ और कोणीय संवेग यानी कि इसको हम देखते हैं कि आप किससे प्रदर्शित करते हैं। इन हम आपको ऐसे दो राशियों से अवगत कराएं जिनकी दो सदस्यों से सदस्य गुणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये राशियां जैसे हम देखें कणों के निकायों विशेषकर दिन पिंडों गति का विवेचन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। तो हम पहले पढ़ेंगे एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण। बल का आघूर्ण मतलब बेसिकली ये दो बलों का एक संयोजन होता है। हमने सीखा है किसी पिंड की गति व्यापक रूप में घूर्णन एवं स्थानांतरण गति का संयोजन होती है। यदि पिंड किसी बिंदु या किसी रेखा का अनुदिश स्थिर है तो इसमें केवल घूर्णी गति नहीं होती, हम जानते हैं किसी वस्तु की स्थानांतरित गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए यानी इसमें रेखीय त्वरण पैदा करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तब स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि घूर्णी गति में बल के तुल्य रूप कौन सी राशि है। एक समग्र स्थिति द्वारा इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए आइए हम किसी द्वार के खोलने या बंद करने का उदाहरण लें। द्वार एक दृढ़ पिंड है जो कब्जों से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूम सकता है, बिल्कुल। अब इसको
लेक्चर सुनूंगा, अभी तो इसको पढ़ ही रहा हूँ। द्वार को कौन घुमाता है? ये तो स्पष्ट है कि जब तक दरवाजे पर बल नहीं, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक नहीं घूम सकता, ठीक है। किंतु किसी भी बल द्वारा ये कार्य किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कब्जों से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर लगने वाले बल द्वार में कोई भी घूर्णन गति उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब कब्जों से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर, कब्जे जो होते हैं, कब्जे की जो साइड वाली जो रेखा होती है, आप उस पर लगाएंगे बल तो उसमें कोई भी घूर्णन गति उत्पन्न नहीं है। मतलब जो आप जो उसमें आगे लगाते हैं, जो हैंडल टाइप का लगाते हैं, उसमें ना लगाकर उसकी जो साइड पर जो सबसे आखिरी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उस पर आप बल लगाएंगे तो आप उसको घुमा नहीं सकते, अर्थात बल लगाना पर्याप्त नहीं है उसको सही दिशा में। तो परिमाण, किंतु किसी दिए गए परिमाण का द्वारा घुमाने सबसे अधिक प्रभावी होता है। घुमाने में सबसे अधिक प्रभावी, घूर्णी गति में बल का परिमाण ही नहीं बल्कि यहाँ कहाँ और कैसे लगाया जाता है ये भी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल रोटेशन मोशन में ये नहीं कि बस आपने फोर्स लगा दी, फोर्स तो आपने उस पर भी लगाई पर वो नहीं घूमा। क्यों? क्योंकि आपने सही दिशा में लगाई, इसकी वजह से वो नहीं घूमा। कहाँ और कैसे लगाया जाता है, ये 3 चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। बल तो होना चाहिए, कहाँ और कैसे लगाना, ये तब रोटेशन मोशन होगा। घूर्णी गति में बल की समतुल्य राशि बल आघूर्ण है। इसको एटन ऐठन कहते हैं या टॉर्क कहते हैं। और बल युग्म क्या था? बल युग्म 2 बल को जोड़ा है। हम बल आघूर्ण और टॉर्क शब्दों का इस्तेमाल एकार्थी मानकर करेंगे, ठीक है। आघूर्ण या टॉर्क, टॉर्क इंग्लिश का शब्द है, आघूर्ण अपना हिंदी का शब्द है, एकार्थी मानकर करेंगे, ठीक है। पहले हम एकल कण के लिए विशिष्ट मामलों में बल आघूर्ण की परिभाषा देंगे, बाद में इस अवधारणा को आगे बढ़ाकर कणों की निकाय और दृढ़ पिंडों के लिए लागू करेंगे। हम घूर्णन गति में इसके कारण होने वाले परिवर्तन यानी दृढ़ पिंड के कोणीय त्वरण से इसका संबंध भी जानेंगे, ठीक है। अब इन्होंने इतना डायग्राम बना रखा है, एक्स वाई और जेड 3 अक्ष ले रखी हैं। कोई कण है इधर से, बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। कोई कण ले रखा है इन्होंने, कण का नाम दे रखा है या नहीं दे रखा। अब समतल रखी में कोई बिंदु पी ले रखा है, अभी देखते हैं। यदि पी बिंदु पर स्थित किसी कण पर बल एफ लगा हो और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति सदिश आर हो, चित्र 6.18 ऊपर जो दिखा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष कण पर लगने वाले बल का आघूर्ण निम्नलिखित सदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाएगा। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एफ। बल एक आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका संकेत चिन्ह ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर टाउ, टाउ कहते हैं, टाव लिखा है उन्होंने, टाउ भी कहते हैं, टाउ का परिमाण है, टाउ है। और वेक्टर टाउ का परिमाण है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहाँ आर स्थिति सदिश आर का परिमाण यानी ओपी की लंबाई है, वेक्टर आर का परिमाण यानी ओपी की लंबाई है। एफ वेक्टर एफ का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तथा थीटा इज इक्वल टू आर वेक्टर आर एवं एफ वेक्टर एफ के बीच का लघु कोण है, लघु कोण, जिसका चित्र में दर्शाया गया है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र ml2 है। इसकी विमाएं वही है जो कार्य और ऊर्जा की हैं, यानी कि जो बल की विमाएं है वो इसकी विमाएं। तथापि ये कार्य से बिल्कुल अलग भौतिक राशि है, कार्य से बिल्कुल अलग भौतिक राशि है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है। चित्र से स्पष्ट है कि बल आघूर्ण के परिमाण को हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर साइन थीटा, एफ इक्वल टू आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लगा इसके बेस एफ, या टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर। यहाँ आर पेंडिकुलर इक्वल टू आर साइन थीटा बल की क्रिया रेखा के मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, और एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू एफ साइन थीटा आर के वेक्टर आर के लंबवत दिशा में वेक्टर एफ का अवयव है। ध्यान दें कि जब आर स्मॉल आर इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 अथवा 180 डिग्री, तब थीटा इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि साइन का मान है, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 180 इक्वल टू 0, इसकी वजह से अब टोटल 0 हो जाता है। यदि बल का परिमाण शून्य हो या बल मूल बिंदु पर प्रभावी हो, बल की क्रिया रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तो बल आघूर्ण शून्य हो जाता है।
3 केस दे रखे हैं। बल का परिमाण शून्य, मैग्नीट्यूड शून्य, तो सीधी बात है सब शून्य कर देगा उधर से। गुणा में बल बल मूल बिंदु पर प्रभावी हो, मूल बिंदु पर प्रभावी हो तब भी बल आघूर्ण इसका शून्य हो गया। बल क्रिया रेखा मूल बिंदु से गुजरती हो, बल जो क्रिया रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरती हो तो बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। आपका ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए कि वेक्टर आर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एफ सदिश गुण होने के कारण दो सदिशों के सदिश गुणनफल के सभी गुण इस पर भी लागू होते हैं, अतः यदि बल की दिशा उलट दी जाएगी तो बल आघूर्ण की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। परंतु यदि वेक्टर आर और वेक्टर एफ की दोनों की दिशा उलट दी जाए तो बल आघूर्ण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यदि हम वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों की दिशा उलट दी जाए तो बल आघूर्ण की जो दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। वेक्टर आर की दिशा अगर पलट दें और वेक्टर एफ की दिशा, जो बल आघूर्ण की दिशा है वो नहीं पलटेगी, ठीक है, क्योंकि जो उसको चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो उसकी वही रहेगी, इसकी वजह से नहीं बदलती। अब है नेक्स्ट जो उसका वो है किसी कण का कोणीय संवेग। जैसे बल आघूर्ण रेखीय गति में बल का घूर्णी समतुल्य है, ठीक वैसे ही कोणीय संवेग रेखीय संवेग का घूर्णी समतुल्य है। समतुल्य मतलब कि उसके समान कह सकते हैं उसको। रोटेशन मोशन में कोणीय संवेग और लीनियर मोशन में रेखीय संवेग, ऐसा कह सकते हैं। पहले हम एकल कण के विशिष्ट मामलों में कोणीय संवेग के परिभाषित करेंगे। एकल कण के विशिष्ट मामलों में कोणीय संवेग को परिभाषित करेंगे। एकल कण की गति के संदर्भ में इसकी उपयोगिता देखेंगे। तब कोणीय संवेग की परिभाषा दृढ़ पिंडों सहित कणों के निकाय के लिए लागू करते हैं। बल आघूर्ण की तरह कोणीय संवेग भी सदिश गुणन है। इसको हम रेखीय संवेग का आघूर्ण कह सकते हैं, रेखीय संवेग का आघूर्ण कह सकते हैं, p इंटू टाउ। अतः नाम से कोणीय संवेग की परिभाषा का अनुमान लगाया जा सकता है। m द्रव्यमान वेक्टर p रेखीय संवेग का कण लीजिए मूल बिंदु O के सापेक्ष जिसकी स्थिति सदिश r हो, वेक्टर r हो, तब मूल बिंदु O के सापेक्ष जिस कण का रेखीय संवेग स्मॉल l, कोणीय संवेग स्मॉल वेक्टर स्मॉल वेक्टर l निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होगा, ठीक है। इधर लिखा है वेक्टर l इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर p, कोणीय संवेग सदिश का परिमाण है। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, यहाँ वेक्टर P, यहाँ P वेक्टर P का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तथा थीटा वेक्टर R एवं वेक्टर P के बीच का कोण है, लघु कोण है जिसे कहते हैं। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर या R परपेंडिकुलर P। यहाँ R परपेंडिकुलर इज इक्वल टू R साइन थीटा सदिश वेक्टर P की दिशा रेखा के मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। मूल बिंदु से लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर जहां देखेगा तो आप समझेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सीधी बात। और P परपेंडिकुलर मतलब इज इक्वल टू P साइन थीटा, कोमा वेक्टर R की लंबवत दिशा में P का अवयव है, P का अवयव है, ठीक है। जब या तो रेखीय संवेग शून्य हो P इज इक्वल टू 0 या कण मूल बिंदु पर हो R इज इक्वल टू 0। कण मूल बिंदु पर हो तब उसने मतलब कोई चाल नहीं चली, R इज इक्वल टू 0, कहीं गए नहीं तो 0 हो गया वहां, या रेखीय संवेग शून्य P इज इक्वल टू 0 दो, या फिर P की दिशा में रेखा मूल बिंदु से गुजरती हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब मूल बिंदु से गुजरी तो ऐसा उसका वो बनेगा कोण। कोण देख लो कैसा बनेगा, तो 180 डिग्री बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। मूल बिंदु से गुजरती मतलब इधर से है और सीधी ऐसे निकलती हुई सीधी नीचे से गुजर गई तो 180 डिग्री का कोण हुआ पूरा, 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो उसका जो रेखीय संवेग है वो रेखीय संवेग जो स्मॉल एल से हमने प्रदर्शित किया वो 0 हो जाएगा, कोणीय संवेग शून्य हो जाएगा, रेखीय संवेग नहीं, कोणीय संवेग शून्य हो जाएगा। भौतिक राशियां बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में एक महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध है। ये संबंध भी बल एवं रेखीय संवेग के बीच ये संबंध का घूर्णी समतुल्य है। बल एवं रेखीय संवेग के बीच संबंध का घूर्णी समतुल्य है। एकल कण के लिए संदर्भ में ये संबंध व्युत्पन्न करने के लिए हम वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर P को समय के आधार पर अवकलित करते हैं। हम इसको इसकी रिस्पेक्ट में टाइम की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dl डिवाइड बाई वेक्टर dl डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt इंटू वेक्टर R
डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी, दाईं ओर के व्यंजक को गुणन के अवकलन का नियम लागू करें तो डी डिवाइड बाई डी टी वेक्टर आर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू पी प्लस वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर डी पी डिवाइड बाई वेक्टर डी टी। अब कण का वेग v इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी। अब p इज इक्वल टू एम बी लिखें तो डी आर डिवाइड बाई डी टी वेक्टर डी आर डिवाइड बाई डी टी इंटू वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू एम वेक्टर v इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। समांतर अर्थात थीटा कितना होगा, समांतर अर्थात थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तथा चूंकि dp डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू वेक्टर f वेक्टर dp डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू वेक्टर f, तब चूंकि वेक्टर r क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर dp वेक्टर dp डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू वेक्टर r इंटू वेक्टर f इज इक्वल टू टाउ बल आघूर्ण, अर्थात d डिवाइड बाई dt वेक्टर r डॉट क्रॉस प्रोडक्ट डॉट नहीं पड़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर टाउ या d वेक्टर l डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू टाउ। अतः अब किसी कण के कोणीय संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर इस पर प्रभावी बल आघूर्ण के बराबर होती है। इसलिए समीकरण f वेक्टर f इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी जो एकल कण की स्थानांतरित गति के न्यूटन के द्वितीय नियम को व्यक्त करता है, घूर्णी का घूर्णी समतुल्य है, मतलब ये रोटेशन के समतुल्य, मतलब उसके उसमें माना जा सकता है, कोणीय संवेग जिसे कहते हैं। अब ले लेते हैं आगे। अब एक कणों के निकाय का बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। कणों के निकाय का, कणों को किसी निकाय किसी के दिए गए बिंदु के परितः कुल संवेग ज्ञात करने के लिए हमें एकल कणों के कोणीय संवेग सदिश योग की गणना करनी होगी। अतः n कणों के निकाय के लिए कैपिटल L इक्वल टू स्मॉल l1 प्लस स्मॉल l2 प्लस डॉट 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 प्लस स्मॉल ln इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 n एल आई वे कण का कोणीय संवेग होगा li इक्वल टू आर आई क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी आई, एल नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर एल आई इक्वल टू वेक्टर आर आई डॉट वेक्टर पी आई, जहाँ वेक्टर आर आई दिए गए मूल बिंदु के सापेक्ष आवेग कण का स्थिति सदिश है, वेक्टर पी इक्वल टू एम आई वेक्टर वी आई उस कण का रेखीय संवेग है, कण का द्रव्यमान एम आई और वेग वी आई है, वेक्टर वी आई है। कणों के निकाय का कुल कोणीय संवेग को हम निम्नवत लिख सकते हैं। वेक्टर एल इक्वल टू सिग्मा एल आई इक्वल टू सिग्मा नीचे लो लिमिट आई आर वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर पी आई। ये समीकरण 6.25 में दी गई एकाकी कण के संवेग की परिभाषा का कणों के निकाय के लिए किया गया व्यापकीकरण है। व्यापकीकरण किया हमने, उसको मतलब बढ़ा दिया वो यूनिवर्सली अप्लाई। समीकरण 6.23 एवं 6.25 बी का उपयोग करें तो डी वेक्टर एल डिवाइड बाई टी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी सिग्मा एल आई वेक्टर सिग्मा वेक्टर एल आई इक्वल टू सिग्मा वेक्टर डी एल आई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा आई वेक्टर टाउ आई। यहाँ टाउ वेक्टर टाउ आई आवेग कण पर प्रभावी बल आघूर्ण है, तो वेक्टर टाउ आई इक्वल टू वेक्टर आर आई डॉट वेक्टर एफ आई। आर आई जो है वो स्थिति सदिश है, आवेग कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ आई, इस पर लगने वाले सभी y बलों एफ आई एक्सटर्नल एवं निकाय के दूसरे कणों द्वारा कण पर लगने वाले आंतरिक बलों एफ वेक्टर एफ आई इंटरनल का सदिश योग है। इसलिए हम कुल बल आघूर्ण में y एवं आंतरिक बलों का योगदान को अलग अलग कर सकते हैं। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू सिग्मा आई वेक्टर टाउ आई इक्वल टू सिग्मा आई वेक्टर आर आई क्रॉस प्रोडक्ट उसका एफ वेक्टर एफ आई, अर्थात
वेक्टर टाउ इक्वल टू टाउ वेक्टर टाउ एक्सटर्नल प्लस वेक्टर टाउ इंटरनल। यहाँ वेक्टर टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई सिग्मा ले लेंगे, वेक्टर आर आई क्रॉस प्रोडक्ट एफ आई एक्सटर्नल। तो दूसरा हो जाएगा वेक्टर टाउ इंटरनल, तो इक्वल टू हो जाएगा इसमें सिग्मा वेक्टर आर आई सब क्रॉस प्रोडक्ट एफ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर आर आई क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एफ आई इंटरनल। हमने सिर्फ न्यूटन की गति के तृतीय नियम यानी ये तथ्य के निकाय की दो कणों के बीच लगने वाला बल बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, बल्कि ये भी मानकर चलेंगे दोनों कणों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश लगते हैं। ये मैंने मतलब कि कह रहा ये बल दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। इस स्थिति में आंतरिक बलों का निकाय के कुल बल आघूर्ण में योगदान शून्य हुआ, क्योंकि प्रतिक्रिया युग्म का परमाणु बल आघूर्ण शून्य होता है। क्यों? क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, एक इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो वो दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट जीरो आए। तो टाउ इंटरनल इक्वल टू जीरो और टाउ इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। आंतरिक बल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक बल अगर जीरो नहीं हुआ तो वस्तु अपने आप गतिमान हो जाएगी, और ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए टाउ इंटरनल हमको वेक्टर टाउ इंटरनल इक्वल टू जीरो हमें मानना पड़ेगा। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर टाउ एक्सटर्नल की, क्योंकि ये तो जीरो, ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, तो हम इसको छोड़ देंगे। मतलब जब पूछा जाए तब तो बता सकते हैं, पर जब इंटरनल टोटल जीरो, इंटरनल तो जीरो ही होगा, तभी वस्तु अपने जो स्तर है वो वहीं पर वहीं पर है जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया हो। पर जो उसका इंटरनल है वो अपनी तरफ से तो बिल्कुल अंदर से कोई जो वायबल है वो नहीं लग रहा है उस पर। अगर लगेगा तो वस्तु अपने आप गतिमान हो जाएगा, उस पर कोई वायबल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो न्यूटन के नियम जो दिया है उसका पूरा तरीके से खंडन कर देगा। इसलिए वेक्टर टाउ इंटरनल है वो जीरो होगा, तभी सब चीजें अप्लाई होंगी। ठीक है, क्योंकि वेक्टर टाउ इक्वल टू सिग्मा वेक्टर टाउ आई समीकरण 6.28 ए से निष्कर्ष निकलता है वेक्टर डी एल डिवाइड बाई वेक्टर डी टी इक्वल टू वेक्टर टाउ एक्सटर्नल। ठीक है, क्योंकि उस वाला टर्म हो गया जीरो, तो हम उसको छोड़ देंगे, परंतु जब पूरा वो पूछा जाएगा तो हम उसको ऊपर लिखेंगे और बाद में बताएंगे कि जीरो क्यों है। अतः कणों को किसी निकाय के कुल कोणीय संवेग में समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन की दर उस पर आरोपित वाय बल आघूर्ण यानी वाय बलों के आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होती है। ध्यान रहे कि जिस बिंदु यहाँ हमारे संदर्भ फ्रेम का मूल बिंदु के परितः कुल कोणीय संवेग लिया जाता है, उसी के परितः वाय बल आघूर्ण की गणना की जाती है। वाय बल आघूर्ण गणना की जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बाहर घुस लिया अंदर घुस लिया, ऐसा नहीं। कणों के निकाय के व्यापकीकृत कण का समीकरण 6.27 ही है। कणों के निकाय का व्यापकीकृत कण का समीकरण, व्यापकीकृत मतलब यूनिवर्सली जो अप्लाई होगा सबके लिए जिन्होंने बना दिया। ठीक है, समीकरण 6.27 ही है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि एक कण के मामले में आंतरिक बलों या आंतरिक बल आघूर्ण का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक कण के मामले में समीकरण निम्नलिखित समीकरण का घूर्णी 6.7 का घूर्णी समतुल वेक्टर डीपी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल है। ठीक है, ध्यान दें कि समीकरण 6.17 की तरह ही समीकरण 6.28 भी कणों के सभी निकायों के लिए लागू होती है, चाहे वह दृढ़ पिंड हो या विभिन्न प्रकार की गतियों से युक्त पृथक पृथक कणों का निकाय। एक दृढ़ पिंड हो मतलब दृढ़ पिंड के अंदर बहुत सारे निकाय होंगे, उनके अंदर बहुत सारे कण होंगे, और या फिर जो विभिन्न प्रकार की जो गतियां होती है पृथक पृथक कणों के जो निकाय होते हैं उन पर भी लागू होगा। समान मतलब यूनिवर्सली अप्लाई है, कहीं भी अप्लाई कर सकते। अब है कोणीय संवेग का संरक्षण, इतना तो आपने कर लिया। कोणीय संवेग का संरक्षण, यदि वेक्टर टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू समीकरण 6.28 भी रह जाती है, एल इक्वल टू अचरांक 6.29 है। अतः कणों के किसी भी निकाय पर आरोपित कुल वाय बल आघूर्ण यदि शून्य हो तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात अचर रहता है, इनवेरिएबल। समीकरण 6.29 ने तीन अदिश समीकरणों के समतुल्य है। एल एक्स इक्वल टू के आई, एल वाई इक्वल टू के टू, एल एक्स इक्वल टू के वन, एल वाई इक्वल टू के टू, एल जेड इक्वल टू के थ्री। ठीक है, यहाँ के वन के टू के थ्री अचरांक है,
द एल एक्स एल वाई एल जेड कुल कोणीय संवेग सदिश एल की क्रमशः एक्स और वाई जेड दिशाओं में कंपोनेंट हैं इसके। ये कथन कुल कोणीय संवेग संरक्षित है। इसका यह भी अर्थ है कि तीनों अवयव भी संरक्षित हैं। ठीक है। समीकरण 6.29 ए, समीकरण 6.118 यानी कणों के निकाय कुल रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का घूर्णी समतुल्य है। घूर्णी समतुल्य है, कुल रेखीय संवेग के संरक्षण नियम का घूर्णी समतुल्य है। मतलब जैसा उनका वहां होता वैसे ही घूर्णी समतुल्य का अर्थ था, हम ये समझेंगे हम जैसा रेखीय में होता लीनियर मोशन वैसा ही रोटेशन मोशन में होता है। वहां पे रेखीय संवेग, यहाँ पे कोणीय संवेग। समीकरण 6.18 ए की तरह अनेक व्यवहारिक स्थितियों में इसके अनुप्रयोग हैं। इस अध्याय में कुछ रोचक अनुप्रयोग की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।